हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज हम आ गए हैं पार्ट 6 पे, जो हमारी सीरीज़ चल रही है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर सीबीएसई इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम। एज़ वी नो दैट जो हमारा एग्ज़ाम डेट है बहुत ही नियर है, तो उसकी प्रिपरेशन हमें बहुत बेस्ट करनी है ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ सके। तो इसके लिए हम कर रहे हैं डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो आज हमारा जो पार्ट 6 है, जिसमें हम आज के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मुद्रा के मूल्यह्रास को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने खुले बाजार में मुद्रा खरीदने का फैसला किया है। यह डैश विनिमय दर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि भारतीय मुद्रा का मूल्यह्रास हुआ जिसकी वजह से केंद्रीय बैंक ने यहाँ भारतीय मुद्रा नहीं आएगा, यहाँ विदेशी मुद्रा को खरीदने का फैसला किया। तो बताइए विनिमय दर कौन से उसको प्रतिनिधित्व करता है। जरा हम देख लेते हैं, स्थायी विनिमय दर, नम्य विनिमय दर या प्रबंधित विनिमय दर। जैसा कि आप जानते हैं, स्थायी विनिमय दर वह होता है जहां सरकार विदेशी मुद्रा के मूल्य को फिक्स करती, जो दर है विदेशी मुद्रा विनिमय दर है उसकी दर को फिक्स करती है, यानी कि तय करती है। नम्य विनिमय दर क्या होता है, जहाँ पे विदेशी मुद्रा का विनिमय दर बाजार शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और प्रबंधित विनिमय दर क्या होता है, जहाँ पे केंद्रीय बैंक अपनी तरफ से उस पर इंटरफेयर करती है और उसके दर में परिवर्तन लाती है, उसको हम कहते हैं प्रबंधित विनिमय दर। तो यहाँ आप देख रहे हैं केंद्रीय बैंक ने कुछ चेंजेस करने का फैसला लिया है, कुछ बदलाव करने का फैसला लिया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि प्रबंधित विनिमय दर। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट कीजिए कि संसाधनों के आवंटन को सरकारी बजट में करों, व्यय और सब्सिडी के माध्यम से किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है। कि अगर हम संसाधनों का आवंटन है उसमें कर, व्यय और सब्सिडी से कैसे उनको प्रभावित करें। तो संसाधनों का आवंटन है तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए आय है, तो आय के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अमीर है उन पर हम अधिक कर लगाएं और जो गरीबों ने अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दें। या सरकार अपने व्यय से सरकारी संसाधनों का आवंटन सही तरीके से कर सकती है, अर्थव्यवस्था में सही निवेश करके। या फिर सरकार को ये करना चाहिए कि जो पदार्थ कैसे हैं, जैसे कि हानिकारक है, उन पे अधिक से अधिक कर लगाए ताकि उनका उत्पादन कम हो सके, और जो जरूरी वस्तुएं उन पे सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर सके, जिसको हम सब्सिडी कहते हैं। इस तरीके से सरकार एक संसाधनों के आवंटन को सही तरीके से कर सकती है, ठीक है। और सरकार उन वस्तुओं का उत्पादन करे जो निजी उत्पादक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने इसका पूरा आंसर लिख भी दिया है, आप इस आंसर की मदद लिख करके आप अपना आंसर भी इसमें लिख सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से किस प्रकार भिन्न है। एक होते हैं, दो प्रकार के हमारे होते हैं, एक वास्तविक, एक होता है मौद्रिक। वास्तविक क्या होता है, जो आधार वर्ष में अनुमानित लेखा वर्ष के दौरान देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। कहने का मतलब क्या है कि वास्तविक जीडीपी क्या होती है, एक अनुमानित वर्ष में, लेकिन आधार वर्ष को लिया जाता है। कौन सा वर्ष लिया जाता है, आधार वर्ष को लेकर जो हमारी अंतिम वस्तुओं का उत्पादन है उसका बाजार मूल्य लिया जाता है। लेकिन जो हमारा मौद्रिक सकल घरेलू, इधर जो है वो नाम मात्र की जगह पे क्या आएगा, मौद्रिक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी क्या होता है, जो एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं का बाजार मूल्य, लेकिन इसमें वर्तमान वर्ष का अनुमानित मूल्य लिया जाता है। यानी कि वास्तविक में कौन सा वर्ष लिया जाता है, आपका आधार वर्ष, और जो हमारा मौद्रिक है उसमें कौन सा वर्ष लिया जाता है, जो हमारा चालू वर्ष है। इसको उन्होंने बोला कि किसके थ्रू समझाओ, एक उदाहरण के द्वारा से। तो एक उदाहरण मैंने आपको दे रखा है कि मौद्रिक मूल्य को, हमारा एक फॉर्मूला वास्तविक जीडीपी इक्वल टू मौद्रिक मूल्य अपॉन में मूल्य सूचकांक इनटू में 100। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आय निर्धारण के सिद्धांत के एएस के बराबर एडी की व्याख्या कीजिए। यानी कि हमें आय के निर्धारण के सिद्धांत को समझाना है। जब एडी एएस से अधिक है तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा। तो आप सबको पता है, एक राष्ट्रीय आय का निर्धारण यानी कि उस संतुलन में जब होता है जब एएस एडी के बराबर होता है, वहीं पर संतुलन। जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो हमारा जो डायग्राम है उसमें ये पॉइंट क्या है, ई पॉइंट क्या है, हमारा संतुलन का है। संतुलन का कैसे है कि यहाँ पे हमारा एएस एडी के बराबर है, ठीक है। तो एएस और एडी जहाँ एक दूसरे के बराबर होंगे वो हमारा संतुलन का बिंदु होगा,
वहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था एकदम पूर्ण रूप से संतुलन में होगी। लेकिन अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। इन्होंने पूछा है यदि AD क्या पूछा है, AD अगर AS से ज़्यादा है तो क्या होगा, यानी कि हमारी समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है। तो खुद सोचिए क्या होगा, समग्र मांग हमारी ज़्यादा है, समग्र पूर्ति हमारी कम है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांग कर रहे हैं, तो जो हमारा उत्पादन हो रहा है वो सारा का सारा उत्पादन बिक रहा है, तो स्टॉक में क्या आएगी, कमी आएगी। स्टॉक में कमी आने से क्या होगा, उत्पादक जो है अधिक उत्पादन करेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी माल के लिए डिमांड आएगी उसकी, तो वो सप्लाई को बढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। जब निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जब वो और उत्पादन करेगा तो निवेश को बढ़ा रहा है, रोजगार को बढ़ाएगा। रोजगार को बढ़ाने से उस पर क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। तो पहले से ही आय बढ़ी, आपको पता है जैसे जैसे आय बढ़ती है तो एक समय पे उपभोग नहीं बढ़ता है, यानी कि समग्र मांग पे नहीं बढ़ता। वो क्या करने लग जाते हैं, बचत करने की शुरू करते हैं, और बचत करने से फिर से क्या होगा, ये क्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर नहीं हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से होगा। इसका जो अपोजिट है वो AS अगर कम है तो कैसे होगा, वो आप इसको जरूर साथ में सॉल्व कीजिए, इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं आज हमारा। निम्नलिखित में से सही जोड़े की पहचान कीजिए। सही जोड़े की पहचान मतलब कि कौन सा सही है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता होगा कहाँ होता है, जहाँ पे C=Y है, तो ये सही नहीं है। अर्थव्यवस्था में उपभोग C=Y होता है, नहीं, ऐसा जरूर नहीं, C=Y नहीं होता। इवन Y जब 0 होती है तो भी हमारा कुछ ना कुछ उपभोग रहता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, अगर इनकम शून्य होती है तो जो उपभोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा उपभोग कहते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बी बच गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, MPC=1, वैल्यू K इज़ इन्फिनिटी, यानी कि अगर MPC 1 के बराबर है तो उसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी आएगी। बिल्कुल सही है। कैसे, क्योंकि आपको पता होगा 1 - MPC होता है हमारा क्या, वैल्यू होती है, और अगर हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या आएगा, 1/1 - 1, और ऑलरेडी 1 है तो 1 - 1 कितना आ गया, 1/0। 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा एकदम सही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूरी कर दीजिए, और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू।